नमस्कार। और अभी जो है मैं एक बहुत ही स्पेशल जगह पे आया हूँ और ये जगह का नाम है क्लोहा। क्लोहा जो है ज़िला देहरा है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। और यहाँ से एक मेन रोड भी जाता है, जो अभी तो मैं मेन रोड पे नहीं हूँ बट अंदर आ गया हूँ गांव में। मैं तो आगे जाके यहाँ जिसको गॉर्ज बोलते हैं अंग्रेजी में, खड्ड बोलते हैं, या लोकल बरसाती नदी कह सकते हैं आप। और वहाँ पे मतलब सड़क है जो कि अम्ब ऊना होके जाती है। और यहीं से क्लोहा से ही एक रास्ता जाता है अलग से, जो देहरा और कांगड़ा के लिए निकलता है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट बन जाता है। और यहाँ मेरी स्वयं की प्रॉपर्टी जो थी वो है। और आपको पता ही है, जब आप बहुत जगह इधर उधर होते हैं तो प्रॉपर्टी को देखना और उसको रखवाली करना मुमकिन नहीं होता है। खैर, मैं ये बताने की कोशिश प्रयास कर रहा हूँ कि ये रास्ता है और इसकी क्या विशेषता है, अभी आपको बता रहा हूँ। अब ये रास्ता काफ़ी बन गया है, पहले इतना बुरा हाल था। ये जो आप इधर देख रहे हैं पत्थर, ये जो एक पत्थर दिख रहा है, ऐसे बड़े बड़े पत्थर थे यहाँ पे। और जो लोग हिमाचल से वाकिफ़ थे उनको पता है। ये देख रहे हैं ऐसे पत्थर, पूरे रास्ते में ऐसे पूरे पत्थर ही पत्थर थे, गाड़ी आना जाना संभव नहीं था। और यहाँ से ये रास्ता भी एक ऊपर की तरफ जा रहा है, मैं आपको साथ लेके चल रहा हूँ, तो साथ साथ देखते जाइए। कुछ रास्ता इन्होंने यहाँ तक, घर तक तो बनाया है और उसके आगे नहीं है। और जब मैंने ये इस रास्ते से गया था कुछ विशेष उसमें, तब मेरे लगभग मतलब कमर तक पानी था। और हम लोग 5-6 लोग थे। बहुत मुश्किल से हमने अपना मिशन कह लो, टास्क कह लो, ये जो कार्य था वो पूरा किया। अभी आप देख रहे हैं अब ये जुलाई में जब पानी आएगा ना, यहाँ से ये पहाड़ों से ऐसे पानी आता है, बड़ा ज़बरदस्त आएगा, बहुत ही भयंकर मतलब पानी आएगा। तो अभी ये चल रहा हूँ मैं, और काफ़ी अब चौड़ा हो गया, पहले ये कम था। ये इधर जो है पानी का सिस्टम है, आप देख रहे हैं। और यहाँ से भी एक रास्ता ऊपर चढ़ने का है, जाने का। मैं वहीं से ऊपर जा रहा हूँ। और फ़िलहाल रास्ता जो है वो इतना ख़राब हो गया है कि कुछ भी पता नहीं चल रहा। देखो इस तरह से। तो ये जो प्रॉपर्टी आप यहाँ देख रहे हैं, ये ज़मीन, ये सब मेरी ही है, पर कोई देख रेख और ध्यान रखने वाला नहीं है। और उसकी वजह से प्रॉब्लम है। पर मैं आपको एक जगह लेके चल रहा हूँ, तो आप अभी देखिएगा, कुछ विशेष है इसमें। और मैं इसलिए बता नहीं रहा हूँ अभी अपनी तरफ से कुछ भी। थोड़ा सा सस्पेंस रखा हुआ है मैंने, क्योंकि जो मैं बताने वाला हूँ आगे, वो फिर थोड़ा सा मज़ा आएगा। पूरी उसके पीछे जो मेरी आप बीती है वो बताऊंगा। ये है बेसिकली रास्ता, यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ के। और नॉर्मली ऐसे यहाँ पे कोई आता नहीं है, इस जगह पे गांव है।
ये देखिए, बस पहुंचने वाला हूँ, अगले 30 सेकंड लगेंगे शायद। ये एक पुराना घर है और मिट्टी का है। आजकल ऐसे घर देखने को मिलते नहीं हैं। और ये सब मेरी प्रॉपर्टी है इधर, ये घर के पीछे इधर नीचे की तरफ। और लोगों को लगता है कि ये सरकारी ज़मीन है। खैर बस पहुंच गया समझो। अभी जो दिखाने वाला हूँ वो विशेष, असल में मेरी इस टाइम छाती जमी हुई है तो सांस भी चढ़ रहा है। जुकाम सा हो रखा है। तो ये पहुंच गया समझो। ये सब मेरी ही प्रॉपर्टी में आता है, ये पार्ट जो देख रहे हैं। और ये वो स्थान है जो मैं दिखाना चाहता हूँ। और ये पूरा जंगल इधर जो है, असल में कभी खेत हुआ करते थे। ये किसी टाइम पर खेती हुआ करती थी और मेरे पूर्वजों ने, दादा परदादा, उन्होंने खेती की है यहाँ। तो अब तो वो जगह जहाँ मैं रहता हूँ वो और जगह है, कम से कम यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है, जहाँ मेरा दूसरा आश्रम है, घर है, सब कुछ है। ये सब मेरी प्रॉपर्टी है। ये छत का टीन यहाँ उड़ा हुआ है। सोचता हूँ कई बार बहुत कुछ करने का, पर कर नहीं पाता हूँ, क्योंकि जो कुछ होता है संसार में वो केवल और केवल प्रभु की कृपा से होता है। और प्रभु जो चाहते हैं वो होता है, और प्रभु जो करवाना चाहते हैं वो होता है। ये हैं नाग। अभी मैं ये किसी ने इनको चुनरी चढ़ाई है, अपनी अपनी श्रद्धा है। तो अभी थोड़ा सफाई करूँगा, फिर उसके बाद जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक होगा, क्योंकि मैं आ नहीं पाता हूँ नाग पंचमी में। हर बार प्रयास रहता है कि मैं जब भी आऊँ तो समय किसी तरह निकल जाए और प्रभु की मेहरबानी हो और मैं यहाँ पे इनके दर्शन कर सकूं। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये खुदा हुआ पीछे देख रहे हैं, इतना ऊंचा है। ये ऐसे खेत हैं ये असल में। बहुत साल पहले जो हम लोग को ऐसा मतलब कुछ इश्यूज थे, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि परिवार में दादा दादी या वो सब कई बार आगे की जनरेशन को सही से बताते नहीं हैं कि भाई आपका पिछला इतिहास क्या रहा, क्या है, क्या नहीं है। तो बहुत दिक्कत हो जाती है। अब आप देख रहे हैं ऊपर जो रास्ता देख रहे हैं, ऊपर ये रास्ता ऊपर यहाँ पे दिख रहा है, इतनी हमारी लोकल भाषा में इसको पेठ बोलते हैं। तो इतने ऊंचे खेत होते हैं। मतलब मैंने बड़ी मुश्किल से, मेरी माता ने बड़ी मुश्किल से पता किया, यहाँ हम आए। हम आते ही नहीं थे, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि 30 किलोमीटर दूर रहते थे, तो यहाँ आना जाना वो सब होता ही नहीं था कभी।
और खेती नहीं करते थे। जो घर थे हमारे वो भी ढह चुके हैं। जैसे मैंने एक सैंपल आपको दिखाया, इस टाइप का ही घर था, वो भी मिट्टी की ईंट का बना हुआ। तो लोग जो यहाँ जिनको दिया हुआ था खेत, वही यहाँ पे उन खेती करते थे या जो भी उनको जैसा ज़रूरत होती थी। बाकी जो भूमि आप देख रहे हैं ये सारे जो है, इसमें इस तरह की जो है खडली जिसको बोलते हैं, खड बोलते हैं, तो उसका जो है वो पथरीली ज़मीन है। कंप्लीट बारिश पे ही टिका हुआ है सब कुछ। यहाँ पे बारिश होगी तो खेती होगी, नहीं तो नहीं। तो अब ये कहानी यहाँ से शुरू होती है जो मैं बताने जा रहा हूँ। मैं और मेरी माता यहाँ आए, हम दोनों, और हमने पता करने की कोशिश की कि हमारे को बोलते थे कि हमारे नाग हैं पूर्वज, पर उन्हें कोई मनाने या उनको कोई कुछ करने नहीं आता था। मतलब मेरे होश हवास में मैंने नहीं देखा ऐसा, सिर्फ बोलते थे, कहानियों में ये चीज़ें रहती थी। तो फाइनली मैं और मेरी माता यहाँ आई और हम लोगों ने यहाँ पे ढूंढने की कोशिश की तो हमें कुछ नहीं मिला। जो मिला वो ये देख रहे हैं आप। अब ये भी खंडित हो चुकी है और इस खंडित मूर्ति को मैं कोशिश करूँगा कि आज ही इसको यहाँ से ले जाऊँ और प्रवाहित कर दूँ, क्योंकि ये दूसरे वाले पत्थर हैं। और ये सब ना ऐसे, जो ये पीछे आप देख रहे हैं ना, ऐसे जिसको हम बीड़ बोलते हैं, पेठ बोलते हैं, उसमें दबे हुए थे एकदम, ऊपर मिट्टी की परतें चढ़ी हुई थी। तो किसी लोकल ने, किसी ने कहा कि यहाँ कुछ होता था जी आपका, ठीक है। तो हमने सफाई की। सफाई करने के बाद इस तरह की मूर्तियाँ निकली ऐसे। इसमें शायद हनुमान जी भी हैं और अन्य कई तरह के देवी देवता थे और नाग भी थे। अब देखो ये पत्थर पे नाग का था असल में, पर पता ही नहीं चल रहा है। ये भी ऐसे ही है, किसी ने टेढ़ा रख दिया उसके बाद। ये असल में ऐसे नहीं है। ये आप देख रहे हैं, ये गोलाकार है इधर और यहाँ से वो हो रहा है, तो इस तरह से। तो हम लोगों ने सबसे पहले एक छोटा सा, जितना आप ये देख रहे हैं, सिर्फ इतना ही बनाया। उस टाइम पर बहुत मुश्किल से बना पाए, क्योंकि यहाँ पे सड़क से लगभग कुछ भी नहीं तो 1 किलोमीटर तो होगा ही। जो मेन रोड उस टाइम, वैसे जिस रास्ते को मैंने पहले दिखाया वो नहीं था, जो मेन रोड जहाँ से बसें जाती हैं वो था, और यहाँ पैदल रास्ता था और वैसा रास्ता नहीं था कि गाड़ी आए कुछ भी आए। अब तो डेवलपमेंट हो गया है और इस बात को अब कम से कम 25 साल हो गए हैं इस बात को। तो हम लोगों ने किसी तरह यहाँ पे ये ईंटें पहुँचाई, इसके नीचे पूरी भरत की, बहुत कुछ किया यहाँ। और फाइनली हमने अपने एक पंडित जी को बुलाकर इनकी प्राण प्रतिष्ठा इन मूर्तियों की फिर से की। और जैसे मैं व्यस्त रहता हूँ, आना जाना बहुत कम होता था, फिर ऐसे ही चलता रहा। फाइनली मेरे विवाह के बाद चीज़ें बदली। जो मेरे ससुर हैं उनको भी बताया मैंने कि ऐसे ऐसे है। उनका बहुत सहयोग रहा, उन्होंने बहुत कुछ किया और एक इनिशिएटिव लिया गया कि चलो एक काम करते हैं, ऊपर ऐसे छत नहीं है, कुछ नहीं है, तो कम से कम एक छत करते हैं। तो ये सारा जो यहाँ से जितना भी है यहाँ पे, अब आप देखेंगे ये कितना नीचे है, यहाँ से बहुत नीचे है। मतलब ऐसे ऐसे ऊंचे ऊंचे खेतों का बता रहा था मैं, सीढ़ीदार जो खेत होते हैं। तो इन्होंने ये सारा यहाँ पे इसको ऐसे 4 पिलर करके ऊपर जो है इतनी जगह इन्होंने बना दी कि आदमी खड़ा हो सकता है, बैठ सकते हैं। कम से कम 10-15 आदमी बैठ तो सकते हैं। अब इतनी जगह यहाँ पे अवेलेबल आराम से है। फिर उसके बाद कुछ चीज़ें ऐसी हुई लाइफ में, और क्योंकि जैसे मैंने कहा कि करवाने वाले जो होते हैं वो यही खुद होते हैं, स्वयं होते हैं, और मुझे ये भावना देने लगे कि भाई, तो मैंने अपनी वाइफ से कहा कि ऐसे ऐसे है और
एक मूर्ति लगाने की अभिलाषा हो रही है नाग की, कि एक मूर्ति स्थापित कर देते हैं। तो मेरी जो वाइफ है वो फाइन आर्ट्स में मास्टर है, बहुत ज़बरदस्त ड्राइंग्स होती हैं उसकी। मैंने उनसे कहा कि मैं कुछ इस तरह की चीज़ चाहता हूँ। अब ये जो प्रेरणा है, ये सब जो हुआ वो ऐसे नहीं हुआ, वो हुआ भी मतलब समझ लो ये खुद ही मुझे निर्देशित करते रहे। और मैंने बताया कि पंचमुखी बनाने हैं। मैं अभी जो है ये जो चुनरी है उसको हटवाऊंगा और फिर आपको दिखाऊंगा इसकी विशेषता। तो मैंने इसको जो है बताने जा रहा हूँ। डिज़ाइन जो है मैंने बताया कि पंचमुखी बनाओ आप, नाग। अच्छा, अब नाग तो बन गए, मेरी पत्नी ने डिज़ाइन कर दिया। उसके बाद मुझे निर्देश मिला कि भाई ऐसा है, नागिन भी होनी चाहिए। तो फिर उन्होंने जो है नागिन, अब ये मैंने हटा दिया यहाँ से, नागिन डिज़ाइन करने के लिए कहा गया। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक और यहाँ पे दो, ये दो नागिन हैं, एक नहीं है। अच्छा, जब यहाँ तक मामला हो गया तो फिर निर्देश आया कि भैया बच्चे भी चाहिए। तो आप देखेंगे बहुत ध्यान से इस मूर्ति को, ये दो बच्चे भी हैं, देखिए, दो वाइफ, दो बच्चे, ये दो वाइफ और नाग महाराज। ये डिज़ाइन हुआ कागज पे पहले, और फिर उसके बाद हम लोग को अभी समस्या ये थी कि क्या कैसे बनाएं। अब जो हिमाचल में मूर्तियां बनती हैं ना, वो सीमेंट की बनाते हैं, तो मुझे वो कुछ मतलब रास नहीं आ रही थी चीज़। मैं कहा बनाएंगे तो अच्छी सी बनाएंगे और पत्थर की बनाएंगे। अब पत्थर में जो है, जैसे मैंने बताया पहले के हैं, उस ज़माने के, तो वो ऐसे चलता था। मैंने पता किया और फिर पता करते करते जयपुर में मैंने बहुत सारे लोगों से संपर्क किया और फाइनली मतलब हमारा मेहनत रंग लाई। हम लोगों ने एक जगह फाइनल करा। उन्होंने बोला ठीक है जी, इसको हम आपको बना के देते हैं। ग्रेनाइट, ग्रेनाइट बोलते हैं इस पत्थर को। बोला ग्रेनाइट में मूर्ति आपको मिलेगी। तो साइजेस होते हैं, मैंने जो है ये इसको 3 फीट का साइज ये है, इसमें ये ग्रेनाइट की मूर्ति के लिए ऑर्डर किया। उन्होंने मूर्ति बना दी और फाइनल कर दी उन्होंने अपनी तरफ से। जब हमने मूर्ति देखी, मतलब ये सब चीज़ें ऑनलाइन हो रही थी, मैं जयपुर तक नहीं गया, जीवन में बाद में गया हूँ मैं, पहले कभी जयपुर गया ही नहीं था। जब मैंने ये मूर्ति देखी हम लोगों ने, तो ये मूर्ति सौम्य नज़र नहीं आई, मतलब गुस्सा था मूर्ति में। फिर हमने उनको समझाया कि ऐसे ऐसे मूर्ति जो है सौम्य नहीं है और इसको आप ऐसे ऐसे चेंजेस करिए। उन्होंने इसको चेंज किया और आप अभी तो खैर स्नान करवाया जाएगा इन्हें, और फिर आप देखना उसके बाद ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको कि कितनी सौम्य मतलब है, शांत और सौम्य। तो ये मूर्ति तो बन गई। उसी दिनों, उन्हीं दिनों क्या था, नागपंचमी आ रही थी, पर नागपंचमी से पहले मेरे को साउथ कोरिया में मेरा टूर था, मुझे वहाँ पे जाना था।
और वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। और जो मूर्ति बनाने वाला है उसका फ़ोन आ गया कि भैया ऐसा है, आपकी मूर्ति रेडी है। पैसा मैं दे चुका था, पर अब मूर्ति लाने का सवाल था। तो मैंने उनसे कहा कि भाई आप एक काम करिए, मुझे हिमाचल में डिलीवरी कराइए मूर्ति की। तो सारा हमने जो ट्रक्स जो लेके आते हैं गुड्स वगैरह, वो डायरेक्ट जयपुर से मेरे यहाँ नदौन वाला एरिया जो है ख़ास करके, वहाँ कोई ट्रांसपोर्टर नहीं मिला। मैंने लोकली सब मार्केट में हर जगह सब जगह पता किया, कोई ट्रांसपोर्टर नहीं मिला। सब ने कहा कि जी जयपुर के लिए यहाँ हमारे यहाँ से कोई नहीं आता है। दिल्ली बोलोगे दिल्ली से आ जाएगा, जयपुर से नहीं आएगा। होशियारपुर बोलोगे, अमृतसर बोलोगे आ जाएगा, पर जयपुर से नहीं है। मुझे बड़ी हैरानगी हुई, बड़ा दुखी हुआ और मैंने इन्हीं से कहा, मैं कहा ऐसा है नाग महाराज, आप ही ने करना है, अभी तक तो आप ही करते आए हो और आगे भी आप ही करवाओगे और करोगे। तो जो मेरे जयपुर में जिन्होंने बनाई, उन्होंने कहा कि अच्छा एक काम करते हैं, आपको दिल्ली पहुंचवा दें। मैं कहा चलो दिल्ली पहुंचवा दो, फिर दिल्ली से देखेंगे। फिर ऐसे ही मेरे कोई ख़ास व्यक्ति जानकार निकल आए जिनकी टूरिस्ट बसें चलती हैं जो मनाली जाती थी। मैंने उनसे बात करी कि भाई मैं ऐसे ऐसे मूर्ति है, तो आपको जो है मूर्ति मैं लेके जानी है आगे। तो बात हो गई उनसे और फिर जयपुर से मूर्ति दिल्ली के धौला कुआं में उन्होंने बोला देंगे। फिर उनसे हमने रिक्वेस्ट करी और फाइनली जहाँ से वो मनाली की हमारे साथी की बसें चलती हैं, उन्होंने वहाँ उनको कश्मीरी गेट मूर्ति उनके हवाले कर दी। जो हमारे सहयोगी थे जिनकी बसें चलती हैं, उनका जो रूट है वो कीरतपुर जो है एक जगह, वो वहाँ से होते हुए बिलासपुर होते हुए अपना मंडी और मनाली चले जाते हैं। उनका भी रूट नहीं था मेरी तरफ कि वो नंगल आए, नंगल से फिर उसके बाद वो नदौन वाली साइड आए, ऐसा नहीं था। बट उन्होंने मेरे लिए स्पेशली उस दिन अपनी बस का रुख इधर किया। और एक जगह है कलूर नाम की एक जगह आती है, उन्होंने वहाँ पे उसको, मैंने एक अपने गांव के आसपास के लोगों को बोला, मैं कहा आप जो है ऐसे ऐसे कोई चीज़ आएगी, मेरी मूर्ति है, आप उसको ले जाना वहाँ से, जो कि मेरे यहाँ से कलूर का डिस्टेंस लगभग जो है 5-6 किलोमीटर है। तो वो मान गए, बोला अच्छा चलो हम अपनी गाड़ी में आपकी मूर्ति गांव में ले आएंगे। और इस तरह से वो मूर्ति गांव में पहुंच गई। ना मैंने फिजिकली मूर्ति देखी ना कुछ, और ये ना पूरा लक्कड़ में बॉक्से में पैक थी। और मैं उस टाइम पे साउथ कोरिया में था, मेरा यहाँ पे कोई व्यक्ति नहीं था। और तो गांव के कुछ आदमी ने मेरे लिए ये काम किया, और उन्होंने क्या किया, जिस मेन आदमी ने अपने घर के बाहर मूर्ति रखी, मतलब घर के अंदर नहीं, बिल्कुल बाहर। लोग डरते थे, पता नहीं क्या चीज़ होगी, कैसी होगी, पता नहीं कौन सी मूर्ति। अच्छा, इसका जो वज़न था वो भी बड़ा बहुत भयंकर ज़्यादा वज़न, क्योंकि ग्रेनाइट पत्थर है, बहुत वज़न है इसमें, नॉर्मल पत्थर का वज़न नहीं है, ग्रेनाइट का वज़न है। तो मैं साउथ कोरिया से होकर आया और नाग पंचमी के दिन मैंने 4-5 लोगों को ले लिया अपने साथ और इसको गाड़ी में रखवाया, क्योंकि वहाँ से लगभग मेरे गांव से ये जगह जो है 30 किलोमीटर पड़ती है। तो मैं इसको मूर्ति को लेके आया। उस दिन यहाँ पे जो मैं रास्ता, बीच में आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में बता रहा था कि कमर तक पानी, ऐसा भयंकर पानी, बारिश भी, अच्छा बारिश की ना बहुत हल्की हल्की बूंद हो रही थी, मतलब जैसे भगवान खुद अमृत वर्षा कर रहे हैं धीरे धीरे कि चलो आज तो विराजमान होना है। और इस तरह से ये हम लोग लाने लगे। रास्ता बहुत ख़राब था, चलना बहुत मुश्किल था। अभी तो गर्मी है इस टाइम पे। आज जो है 30 तारीख है, यानी 30 मई 2024 है आज। और आज 30 मई 2024 को इतनी धूप, इतनी गर्मी है
इसलिए ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सब ऐसे आपको दिख रहा है। नहीं तो उस टाइम तो बारिशों का मौसम था, पैर रखने की जगह नहीं थी, क्योंकि बारिशों में तो आप जानते हो कितना जंगल चढ़ा होता है। हम लोग यहाँ नीचे, जहाँ मैंने बताया ऊपर चढ़ने से पहले वहाँ तक ले आए, जहाँ पे पानी हमारी कमर तक था। फिर मैंने और 4-5 लोगों का, इन गांव वालों की सहयोग लिया। इस गांव का नाम है क्लोहा। उनका सहयोग लिया तो ये बड़ी मुश्किल से मूर्ति किसी तरह हमने इस जगह पे लेके आए, मतलब पैक्ड लाए। और जब हमने खोली तब हमने इसके दर्शन हुए, और यकीन मानो उस आनंद को, उस परिश्रम, उस आनंद को तो भूल ही नहीं सकते। और फिर इसको हमने रखा। ये लगभग जो है इस मूर्ति का वजन जो है करीब करीब 2-2.5 क्विंटल का इसका वजन है। और पहाड़ों में ऐसे इतना लेके चलना सावधानी के साथ, पूरे बक्से के साथ, वो बहुत मुश्किल सा टास्क था। और उस दिन तो वाकई में ऐसा हमें याद आ रहा था जैसे भगवान कृष्ण का जब जन्म हुआ था और उनको वासुदेव जी अपने टोकरी में रख के, सिर पे रख के यमुना को उन्होंने पार किया था। तो ऐसा ही कुछ हमें भी ऐसे ही अनुभव हो रहा था कि हम नागदेव को लेके आ रहे हैं बारिश में। उस, जैसे मैंने बताया कि कमर जैसा पानी बह रहा था। तो इस तरह की ये कहानी है, छोटी सी, जो मैंने आपको कोशिश करी समझाने की, बताने की, कि ये विश्व की पहली ऐसी मूर्ति है। मैं औरों की बात नहीं करूँगा, पर जो मेरे को जैसा निर्देश मिला कि पूरा परिवार है, नागदेव स्वयं, उनकी पत्नियां और उनके बच्चे हैं। तो अभी जो है दूध से हमने इसका सारा स्नान किया है, अभी चल रहा है, आप देख रहे हैं। इन्हें 5 मुखों पे अभी, और इस तरह से स्नान। और इनकी धर्मपत्नियों पे भी, और इनके जो धर्मपत्नियां इनकी हैं नागिनें, और ये इनके शिशु बच्चे, और इस तरह से दूध से इनका अभिषेक हुआ है। दुग्ध अभिषेक के बाद अब जलाभिषेक किया गया है, और अब हम ज्योत प्रज्वलित करेंगे, पुष्प अर्पण करेंगे। जो कुछ हम लोग बिना तैयारी के यहाँ आए थे आज, बिना किसी उससे, तो जो कुछ संभव हो सका वो करेंगे। मैं अपने नाग बाबा के साथ हूँ, और इससे प्रिय कोई चीज़ नहीं होती है। और हर बार की तरह मेरी फ़ोटो होती है जहाँ पे मैं इनको ऐसे किस करता हूँ सीने से लगा के। और इनके आशीर्वाद के बिना कुछ भी नहीं। और अभी इन्होंने हवा चलाना तेज कर दिया, यहाँ ऐसी हवा थी नहीं। मुझे पूरा यकीन है ये कुछ ना कुछ आज चाहे 1-2 बूंद मुझ पे पानी की जरूर डलवाएंगे, वो भी आसमान से अमृत की वर्षा जरूर कराएंगे, चाहे वो नाम मात्र के लिए 1-2 बूंद, क्योंकि हर बार ऐसा ही करते हैं और अपना आशीर्वाद, अपना प्रेम मुझ पर इस तरह से लौटाते हैं। और मैं जानता हूँ एक विशेष चीज़ जो मेरे कैमरा वाले थे, उन्होंने बताया कि देखिए कितनी हवा चल रही है, पेड़ों को दिखाएं। यहाँ पे मैं चाहूँगा कि पेड़ किस तरह से हिल रहे हैं इतनी हवा के बावजूद। और ये देखिए अब तो पूरी आंधी दिखा दी प्रभु ने। और देखिए दिया, देखिए आप, ये चीज़ देखने वाली है, प्रभु की माया है। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता हूँ। और जो मुझे जानते हैं और जो मुझ में विश्वास रखते हैं, वो लोग भी जानते हैं कि मैं जो कह रहा हूँ सत्य कह रहा हूँ। तो हे प्रभु नागराज, नागदेव, नमस्कार आपको।